हेलो नमस्ते विद्यार्थियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पोखराम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में और व्यंजन संधि के नियमों पर चर्चा करेंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। व्यंजन संधि के कुछ नियमों पर चर्चा करेंगे। तो नियम नंबर 1 ये कहता है कि यदि पहले खंड में के हो और द्वितीय खंड में पहले खंड में के हो तो वापस संधि करते वक्त उसका उसी वर्ग का के वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है गे। चे का जे बन जाएगा, टे का हड़े और ते का दे एवं पे का बे बन जाता है। प्लस यानी ये होना चाहिए, ये चेंज होता है और प्लस आगे तीसरा चौथा वर्ण या ये रह ले वे सभी स्वर कोई भी आना चाहिए। तो ये प्रथम खंड है और प्लस के बाद में द्वितीय खंड है। तो इस प्रकार यदि हो तो उसका परिवर्तित होकर के ये नियम इसमें लागू होता है। जैसे कि हम उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर आप देखो, वाक में के है प्रथम खंड में और इधर तृतीय चतुर्थ वर्ण और सभी स्वरों में से तो स्वर यहाँ ये आ गया है। और वापस संधि करते वक्त संधि विच्छेद में तो यह है, संधि करते वक्त देखो यहाँ पर आपके जो है वो के का तृतीय वर्ण आपके गे बन गया है। तो ये नियम जो है ऊपर वाला ये आपको ध्यान रखना है। टे का क्या बनेगा, ते का क्या बनेगा, इसको याद करना पड़ेगा, तभी ये संधि का पहला नियम अपने कंप्लीट होगा पूरी तरह से। तो यहाँ पर अच प्लस अंत है तो चे का जे बन गया, टे का देखो डे बन गया, षडानन हो गया, शत प्लस उपदेश तो सदुपदेश हो गया। तो ये ऊ तो इसलिए आया क्योंकि यहाँ ते का तो दे बन गया और ऊ अपना आप यहाँ आया हुआ है। उपदेश में तो ऊ की मात्रा दे के साथ लग गई। जगत ते का के बन गया तो जगत प्लस ईश संधि करेंगे तो जाएगा जगदीश। नियम नंबर 2 है व्यंजन संधि का। तो इसमें हम देखते हैं कि के का हड़े बन जाता, चे का ये टे का, तो यहाँ पंचम वर्ण बन जाता है उसी वर्ग के वर्ण का पंचम वर्ण। और ऊपर वाला पहला नियम था तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना। प्लस पंचम वर्ण विशेषकर ने और में आना चाहिए सामने द्वितीय खंड में। तो यहाँ देखो वाग में तो के है और के का के प्लस में आ गया, यानी ये पंचम वर्ण है द्वितीय खंड में। अब इसको जोड़ा तो के का पंचम वर्ण हड़े में परिवर्तित होकर के वाड़ में हो गया है। उसी प्रकार से देखो अगला है अपने प्राक प्लस मुख। तो यहाँ पर तृतीय के का तृतीय में बदल गया हड़े में और में है वो पंचम वर्ण भी आया हुआ है तो प्राण मुख हो गया। यहाँ पर उत प्लस उन्मूलन तो उन्मूलन हो गया। ते का है वो ने जुड़ गया, आधा हलंत है तो आधा ने इसमें शामिल हो गया उन्मूलन संधि करते वक्त। इस प्रकार से ये उन्नयन अमय अप्लस में षणमास षणमूर्ति षणमती और जगन माता तो जगत प्लस माता ते का है वो ने हो गया पंचम वर्ण। अगला देखो नियम है विद्यार्थियों, यहाँ पर नियम नंबर 3 क्या कहता है। एक तरफ आपके पहले खंड में दे आना चाहिए, प्लस के ते थे पे और से कोई भी हो तो वो बदल करके ते हलंत में आधे ते में बदल जाता है। इस प्रकार जैसे देखो आप उद प्लस कोच तो दे का तृतीय वर्ण है वो आपके ते हो गया है और प्रथम वर्ण में बदल गया है ये। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण में है, ये ध्यान रखें। दे का वापस ते हो गया है दे और ये तत्क्षण संसद तो प्लस सत्र तो संशस्त्र हो गया, ये संशस्त्र हो गया। और उद प्लस तेजक तो यहाँ प्लस जो है वो दे वापस ते में बदल गया उत्तेजक तो उद प्लस तेजक ये नियम है। चौथा नियम है में का नियम है। जब कभी प्लस से पहले में वर्ण तथा बाद में के से लेकर में तक कोई भी वर्ण आता है तो संधि कार्य करते समय यानी संधि करते समय प्लस से पहले आने वाले में वर्ण को प्लस के बाद आने वाले वर्ण के 5 वर्ण में बदल देना चाहिए। लेकिन
पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार भी मान्य है, तो दोनों ही है, अनुस्वार भी लगाते हैं और पंचम वर्ण भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ सम प्लस 4 है तो संचार हो गया, और मैं का ये पंचम वर्ण भी लगा दिया संचार। सम प्लस गति तो वो संगति है, षडगति। इसके अलावा देखो आगे आपके अलम प्लस कार है तो अलंकार हो गया, मैं का पंचम वर्ण अनुस्वार में, या अलंकार हो गया, ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सम प्लस न्यासी तो सन्यासी या सन्यासी, ऐसे दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ये नियम अपने ध्यान रखता है अनुस्वार का। मैं का नियम नंबर 2, प्रथम खंड में मैं हलंत और द्वितीय खंड में ये रह वह है कोई भी आए तो वो अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखो आप संशय है तो सम प्लस है, तो इस हलंत वाले में का यहाँ ऊपर से के ऊपर अनुस्वार लग गया विद्यार्थियों। संरक्षक में देख लो आप, में का अनुस्वार हो गया है तो ये रह ले वह आने चाहिए सामने, तो यहाँ देखो जो है वो यहाँ से आया हुआ है और यहाँ रे आया हुआ है। इसके अलावा देखो अगला में का नियम नंबर 3 है कि प्रथम खंड में सम में हलंत है प्लस आपके आगे क्री धातु से बनने वाला कोई शब्द आता है तो मैं जो हलंत है ये देखो आपके अनुस्वार में बदल जाएगा, और प्लस में एक और जुड़ जाएगा से हलंत, प्लस से हलंत जुड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो आप संस्कृत तो सम प्लस कृत, और तो इसमें देखो से जुड़ गया, आधा से और तीसरा से जुड़ गया है। सम प्लस कृति तो मैं का तो अनुस्वार हो गया इस नियम के अनुसार, और है तो वो बदल गया आपके इसमें आधे से भी इसमें जुड़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मैं हलंत और प्लस में क्री है तो उसका आधा से उसमें जोड़ना तृतीय से। इसके अलावा देखो अगला नियम है ते हलंत और दे हलंत का नियम। तो प्रथम खंड में ते या दे प्लस बाद में आए चे और छे हलंत, जैसे सत प्लस चरित्र है तो उसमें आपके चे जुड़ जाएगा। जैसे ये देखो आप सत चरित्र में देखो आधा चे जुड़ गया है यहाँ पर। इसी के साथ उच्छेद में देखो अपने दे का आधा बदल करके चे बन गया है उच्छेद। आगे नियम है ते दे प्रथम खंड में और द्वितीय खंड में जे और जे आए तो वो जे में बदल जाते हैं, आधा जे हलंत जुड़ जाता है। तो सत प्लस जन में देखो ते का आधा जे हो गया सजन, जगत जननी तो जग जननी। ये इस प्रकार से ते हलंत या दे ते दे दोनों में से प्रथम खंड में और द्वितीय खंड में प्लस का मतलब बाद में वाला, प्लस के बाद वाला द्वितीय खंड होता है। द्वितीय खंड में टे है तो वो ते और दे आधे टे में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ देखो आप तट्टिका में तद प्लस टीका है। तो ये इस प्रकार से ये अपने इस प्रकार से आपको नियमों को याद रखना है विद्यार्थियों। अगला देखो नियम है प्रथम खंड में ते दे है प्लस आगे डे आया हुआ हलंत तो उसका आधा डे बन जाएगा। जैसे यहाँ देखो उत प्लस डयन या उद प्लस डयन करोगे तो जोड़ोगे तो हो जाएगा उडेन। तो ये है प्रथम खंड में ते दे हलंत और द्वितीय खंड में ले है तो परिवर्तित होकर के आधे ले में बदल जाएगा। जैसे उल्लेख तो उत प्लस लेख कह दो या उद प्लस लेख और जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा आधा ले में परिवर्तित हो गया, उल्लेख हो गया। प्रथम खंड में ते दे प्लस द्वितीय खंड में शे है तो ते दे का तो हो जाएगा चे और शे बन जाएगा छे में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ उच्छ्वास उच्छृंखल है तो यहाँ पर देखो दे आधे चे में, ऊपर वाले में उद प्लस श्वास में भी आधा चे यहाँ पर जुड़ गया है। इसी प्रकार से एक चांगम संधि और होती है जिसमें स्वर आए पहले द्वितीय खंड में छह आए तो वो आधा छह में जुड़ जाता है। जो अनु प्लस छेद तो आधा छह जुड़ गया, तरु प्लस छाया तरु छाया, प्रति प्लस छाया प्रति छाया आधा छह जुड़ गया। नियम नंबर अगला एक और है कि ई या ऊ हो प्रथम खंड में और द्वितीय खंड में प्लस के बाद में द्वितीय खंड में यदि शे आए तो शे का दूसरा से, ते आए तो टे बन जाएगा, थे आएगा तो ठे बन जाएगा, दे आएगा डे में बदल जाएगा, ढे आया तो ढे में बदल जाएगा, ने आया तो ने आने में बदल जाएगा। जैसे प्रति प्लस स्था तो प्रतिष्ठा क्यों हुआ, ठा क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ पर थे आया हुआ है और थे का ऊपर अपने नियम लिखा हुआ है थे ठे में बदलेगा इस वजह से।
अभी प्लस शेक तो तीसरा शे है, तीसरा शे है, वापस द्वितीय शे में बदलेगा, इसलिए अभी शेक हो जाएगा। संधि करेंगे तो अभी प्लस शेक होगा विद्यार्थियों। युद्धि प्लस स्थिर, तो युधिष्ठिर हो जाएगा क्योंकि यहाँ थे आया हुआ है। अनु प्लस संगी, तो अनुसंगी हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ ये शे जो है वो तीसरा शे दूसरे शे में बदल गया। तो ये नियम थे अपने व्यंजन संधि के विद्यार्थियों। और स्वर संधि हमने पहले ही पढ़ ली थी, उसके 5 भेद हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए थे, अध्ययन कर लिया है। बाकी आप वीडियो देख करके और उनका अध्ययन कर सकते हैं। अगली अपनी अंतिम संधि है, अंतिम भेद है विसर्ग संधि का। जब विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का मेल होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि मानी जाती है। ये है आपके विसर्ग संधि की परिभाषा। इसमें जैसे देखो नमः प्लस ते, तो विसर्ग का से बन गया नमस्ते। सरह प्लस जय सरोज, युजह यजु प्लस वेद यजुर्वेद। विसर्ग संधि के भेद। संधि कार्य करने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन के आधार पर विसर्ग संधि के 3 भेद माने जाते हैं। इसमें सत्व विसर्ग संधि, उत्तु विसर्ग संधि और ऋतु विसर्ग संधि। इसमें आप सत्व विसर्ग संधि कार्य करते समय जब विसर्ग से वर्ण में बदल जाता है तो वहाँ सत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। तो अपने हिंदी में इतने ये कोई नियम तो वैसे नहीं है, अपने ये नियमों का ध्यान रखना है कि विसर्ग आए, पहले खंड में विसर्ग आए और द्वितीय खंड में विद्यार्थियों या शे आए तो वो प्रथम शे में वो बदल जाता है। जैसे हरि ही प्लस चंद्र, तो इसमें विसर्ग का आपको विसर्ग बदल जाएगा आधे शे में, प्रथम वाले पहले वाले आधे शे में, तो यहाँ हरिश्चंद्र हो गया। मन है प्लस चिकित्सक, मन चिकित्सक। और निश्चल है तो नी प्लस छल, तो निश्चल। दूसरा विसर्ग का नियम है कि विसर्ग हो प्रथम खंड में और द्वितीय खंड में टेढ़े हो तो वो द्वितीय शे में बदल जाते हैं। जैसे धनु प्लस टीका, तो आगे टी टे और ठे में से टे आया हुआ है, तो इसमें देखो दूसरा जोड़ने पर धनुष टीका हो गया। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार हो गया। विसर्ग प्रथम खंड में विसर्ग हो प्लस द्वितीय खंड में ते थ और से हो तो वो तीसरे शे में बदल जाता है। जैसे नमः प्लस ते, तो यहाँ पर ते आया हुआ है और मैं के बाद विसर्ग है तो नमस्ते में ये आता शे जुड़ गया। अंत प्लस तल, अंतस्थल। प्रथम अगला नियम देखो, ई और ऊ हो पहले खंड में और साथ में विसर्ग हो, बाद में आपके द्वितीय खंड में क ख प फ हो तो वो दूसरे शे में बदल जाते हैं। विसर्ग दूसरे शे में बदल जाते हैं। जैसे बही प्लस कार, तो बहिष्कार, यहाँ ई आई हुई है। चतु में देखो यहाँ ऊ आया हुआ है और विसर्ग भी है, तो प्लस आगे पे आया हुआ है पथ और जोड़ा तो ये चतुष्पथ हो गया, शे लग गया। धनु प्लस वाणी, तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। अगली देखो संधि है उत्तु विसर्ग संधि। यहाँ पहले खंड में ए और विसर्ग साथ आएगा प्लस घोष वर्ण आएगा, तो ये ध्यान रखना है। घोष वर्ण है वो तृतीय चतुर्थ पंचम ये होते हैं। तो इसमें देखो यश है प्लस दा, तो ये दे घोष वर्ण है, तीसरा वर्ण है, इसलिए देखो यहाँ पर जोड़ा तो ओ हो गया। विसर्ग ओ ए प्लस विसर्ग का ओ बन जाता है, ये नियम है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यशोदा हो गया। यश प्लस धरा यशोधरा, अधः प्लस गति अधोगति, तपह प्लस भूमि तपोभूमि, मन प्लस रोग मनोरोग, मन प्लस हर मनोहर, मन प्लस विज्ञान मनोविज्ञान। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार की संधियाँ विसर्ग संधि में होती है, संधि और विच्छेद दोनों। यदि ए के साथ विसर्ग आए पहले खंड में और बाद में ए के अलावा कोई स्वर आता है तो विसर्ग गायब हो जाता है, लोप कर देना चाहिए। जैसे अतः प्लस एव, तो यहाँ पर जोड़ देते वक्त विसर्ग हटा दिया अतः। यश प्लस इच्छा यश इच्छा। अगला तीसरा अंतिम नियम है ऋत्व विसर्ग संधि। इसमें पहले खंड में ई और ऊ विसर्ग साथ होगा और द्वितीय खंड में आपके घोष वर्ण आएगा, तृतीय चतुर्थ पंचम। तो उसमें देखो आपके बही प्लस गमन है, तो यहाँ विसर्ग है और ई आई हुई है में ई है, तो जोड़ा तो इसका रे बन गया, विसर्ग का रे बन जाता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो ये रे का नियम दिया हुआ है, तो यहाँ जुड़ भी गया देखो गे के ऊपर बहिर्गमन। आयु प्लस वेद आयुर्वेद, यजु प्लस वेद यजुर्वेद, धनु प्लस धर धनुर्धर, तो सब में ज्योतिर्मय आशीर्वाद सब में है वो विसर्ग का रे बन गया है। तो इस प्रकार ये अपनी तीनों संधियों और उसके नियमों पर हमने चर्चा की अच्छी तरह से, और इनको याद करें, आपके बहुत ही अच्छी तरीके से ये कारगर सिद्ध होगी, परीक्षा की उपयोगी होगी।
संधि। अब देखो अभ्यास प्रश्न भी यहाँ दिए हुए हैं। गुण स्वर संधि का उदाहरण है तो यहाँ रमेश शब्द है ही, और किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है, तो ये भी आपके देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें आप इस तरीके से ये अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, आप खुद अपना आकलन करें अच्छी तरह से। और यदि इसमें से कोई भी संधि आपको समझ में नहीं आए विद्यार्थियों, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो दूसरे विकल्प में ये सभी संधियाँ क्या सही है, कौन सी गलत है। तीसरे प्रश्न में भी यहाँ पर संधि सही कार्य कौन सी किस में हुआ है, ये भी आप देखें सभी ऑप्शन, और अपना आकलन करें कि भी कौन सी सही है और कौन सी गलत है। सही संधि कार्य चौथे प्रश्न में कौन से में हुआ है। इसके अलावा आपके इसके बाद में देखो पांचवा प्रश्न है, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है, ये भी है। षट प्लस ऋतु का शुद्ध संधि युक्त शब्द कौन सा है, ये भी आप यहाँ पर अपना आकलन करें खुद। संधि विच्छेद किया गया है, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है। जिसका भी आपको नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किस विकल्प में संधि नहीं है, ये भी है, इसमें भी आप देखें अच्छी तरह से। किस विकल्प में, तो यहाँ पर जो है वो आपके आकलन कर भी सकते हैं और साथ में उत्तर भी दिए हुए हैं सभी के। तो इन उत्तरों पर गौर नहीं करते हुए आप खुद का आकलन करें कि भी कौन सी इसमें संधि कार्य सही नहीं हुआ है और कौन सी संधि सही है। बाकी वैसे इसमें उत्तर सभी में दिए हुए हैं। और इसके देखो अलावा किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है, तो यहाँ पर किस विकल्प में संधि नहीं है, यह भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और आप इसमें देखें किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। ये 10वां प्रश्न है, किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है। इसके बाद देखो अगला है, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। विश्व प्लस मित्र है, दीन प्लस नाथ। तो ये सब के उत्तर भी इसमें दिए हुए हैं विद्यार्थियों। संधि की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध विकल्प है तो कौन सा है, यहाँ ऑप्शन उत्तर दिया हुआ है, आप पढ़ें। षणमार्ग का सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, इसका भी आप ये ऑप्शन देख करके उत्तर भी दिया हुआ है। अब प्लस में का शुद्ध संधि युक्त शब्द है, इसमें आप देखें और ये सभी दिए हुए हैं। मनोरम पद में कौन सी संधि है, ये भी है। और रज प्लस कर्ण में जोड़ेंगे तो क्या होगा इसका। इसके बाद देखो पर प्रह प्लस अक्षी में कौन सी होगी। इसके बाद देखो किस क्रमांक में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर ये सभी 18 प्रश्न ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर भी दिया हुआ है आगे। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, तो इसमें 30 राइट है। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, इसमें भी ऑप्शन उत्तर सब दिए हुए हैं। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं है, तो यहाँ पर देखो पहला नहीं है। तो ये है आपके लिए, इस प्रकार इनको पढ़ें। अगला टॉपिक इसमें है उपसर्ग। तो उपसर्ग के बारे में हम देखते हैं। वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़ते हैं और परिवर्तन करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे पर प्लस देश, प्रदेश, तो पर उपसर्ग हो गया, देश मूल शब्द हो गया। उपसर्ग के भेद की बात करें विद्यार्थियों, तो हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी भाषा के। संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग होते हैं विद्यार्थियों, और तत्सम शब्दों के पहले जुड़ते हैं ये शब्द, तत्सम में ही जुड़ते हैं और उसमें परिवर्तन करते हैं। तो जैसे मूल उपसर्ग है पर है, जिसका अर्थ होता है आगे या अधिक, तो प्रदेश है, प्रयोग है, प्रकोप है, प्रभाव, प्रहार आदि। परा उपसर्ग है तो इसका अर्थ होता है विपरीत, पीछे, अधिक। और ये यहाँ पराजय, पराकाष्ठा, पराक्रम, पराभव। अभी हमने एक शब्द देखा ऊपर पराजय, जिसकी संधि नहीं बन सकती क्योंकि इसमें परा उपसर्ग है और जय मूल शब्द है, जो भी उपसर्ग ऊपर ऑप्शन भी दिया हुआ था। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि भी संधि जिसमें होती नहीं है, जरूरी नहीं है हर शब्द में संधि हो। अगला देखो अप उपसर्ग है, जिसका अर्थ बुरा, हीन होता है। अपयश है, अपकीर्ति, अपकर्ष, अपमान, अपकार। ये देखो सब में है वो। अपकार में अप उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। अपमान में भी मान मूल शब्द है और अप उपसर्ग है। तो ये आप अच्छी तरह से याद करें सभी इनको। इसके बाद देखो अपने सम उपसर्ग है, जिसका अर्थ अच्छा होता है, सम्मान है, संचार है, इन सब में आपके सम उपसर्ग है। समाचार है। अनु उपसर्ग है, अनुचर, अनुगामी, अनुसार, अनुग्रह, अनुज। तो अनु प्लस जय, अनु उपसर्ग हो गया, जय मूल शब्द हो गया। जय का मतलब होता है उत्पन्न होना।
अव का उपसर्ग है तो अर्थ होता बुरा, अवगुण, अवकाश, अवशेष, अवनति, अवतार। निश उपसर्ग है और निश का अर्थ होता है बिना। उपसर्ग देखो निश्चल, निःशुल्क। तो इसको पहले शे को आपको तीसरे शे में बदलना है। उपसर्ग लिखो उस समय, ध्यान रखें। यदि आपके सामने परीक्षा में ये शब्द आ जाए निष्पाप और आपसे पूछा जाए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो आप यही शे नहीं लिखोगे, उपसर्ग आपको ये लिखना है, निश तीसरा शे हलंत लगाना है। तो बड़े ध्यान से परीक्षा के अंदर आपको उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। एक छोटी सी गलती की वजह से जहाँ पर हमें आ भी रहा है और हम लिखने में ये गलती कर देते हैं कि शे कौन सा लिखना है, जिसकी वजह से नंबर नहीं मिलता है। निरुपसर्ग है जिसका अर्थ बिना और बाहर होता है निर्लज, निर्विरोध, निरपराध, निर्भय, निर्धन। तो ये है। फिर ये देखो अगला है 9 नंबर दुष्उपसर्ग है। दुशासन है, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्परिणाम। दुरुपसर्ग कठिन होता है अर्थ, दुर्दिन, दुर्दशा, दुरात्मा, दुरवस्था, दुर्बल, दुर्बलस अवस्था। वी उपसर्ग विशेष, विदेश, विषम, विचार, विहार, विजय। आ उपसर्ग है जिसका अर्थ आड़ होता है आदेश, आकार, आजीवन, आमरण, आकंठ। नी उपसर्ग है विशेष अर्थ होता है नियम, निगम, निदान, निधन, निकास, निवेद, निवेदन। अधि उपसर्ग है जिसका अर्थ प्रधान होता है अधिगम, अधिकार, अधीक्षक, अधिनियम। इन सब में अधि उपसर्ग है। तो अधि वाले आते भी हैं, अति वाले भी ज़्यादा आते हैं परीक्षा में, तो ध्यान रखें। अतिशय, अतिक्रमण, अतीश, अतीत, अत्यावश्यक, अत्यंत। अब आपके सामने शब्द आ जाए अति आवश्यक, तो अति उपसर्ग प्लस आवश्यक, अति प्लस यंत, अंत, अति प्लस अंत, ये ध्यान रखें। इसके बाद में अभि उपसर्ग है अर्थ होता पाश, अभियुक्त, अभिमान, अभिसार, अभ्यर्थी, अभ्यास। फिर देखो इसके बाद अपि उपसर्ग है तो अर्थ होता भी, अपिधान, अपिहित, अपितु, है ना। तो ये सु उपसर्ग है, अच्छा अर्थ होता है सुगम, सुराज, सुपुत्र, सुमार्ग, ये सुशील। उद उपसर्ग है ऊपर, यह श्रेष्ठ अर्थ होता है उद्गम, उद्धार, उत्तम, उत्कोच, उद्भव। प्रति उपसर्ग है अर्थ होता है हर या सामने, प्रतिशत, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष, प्रत्याया। परि उपसर्ग है चारों ओर, परिक्रमा, परीक्षा, परिप्लस इच्छा, परीक्षण, पर्यावरण, परिप्लस आवरण, पर्यंक, परिप्लस अंक, परिप्लस पर्याप्त, परिप्लस आप्त। उप उपसर्ग है पास, सहायक अर्थ होता है उपहार, उपमान, उपकार, उपयोजन, उपचार। ये असंस्कृत के अन्य उपसर्ग भी हैं, जैसे बहिष्कार में बहिष उपसर्ग है, इति श्री में इति उपसर्ग है। तो मूल शब्द आपके पीछे बचना चाहिए उपसर्ग निकालने के बाद में, तो वहाँ पर वो उपसर्ग और मूल शब्द सही माना जाता है। तद में तलीन है तो तत्काल में आपके तद उपसर्ग है, तदुपरांत में तद प्लस उपरांत, इस प्रकार से। इसी प्रकार से अध्य है, अध्य उपसर्ग है, नय उपसर्ग है जिसमें नकुल है, नपुंसक है, नग है। को उपसर्ग है, सह उपसर्ग है, देखो सहोदर में सह है प्लस ओदर, सह प्लस उदर, सह प्लस योगी। तो सौ उपसर्ग है स्वतंत्र, स्वार्थ, सौ प्लस अर्थ, और स्वावलंबन, सौ प्लस अवलंब, सौ प्लस अध्याय, है ना। तो ये स्वाधीन, सौ प्लस अधीन। इसी प्रकार से सभी में करें। पर प्लस पर उपसर्ग है, परतंत्र में पर उपसर्ग है, सत उपसर्ग है, तद उपसर्ग है। ये सभी आप शब्द इनमें याद करें। ए उपसर्ग है अज्ञान, अहित, अविवेक, असत्य, अनश्वर, अपात्र, है ना। अनुपसर्ग है अनुप्लस उपयोगी, अन का भी ऑप्शन आते हैं कई बार। तो ये विदेशी उपसर्ग भी है, बेघर में बे विदेशी उपसर्ग है ना। लापरवाह में ला का अर्थ बिना होता है, ला उपसर्ग है विदेशी है। तो बा, बे है, नेक है, और एन है, बर है, हेड है, हाफ है, ये सब विदेशी उपसर्ग है सब। और इसके अलावा सर है, सरपंच में आपके सर विदेशी उपसर्ग है ना। तो ये ध्यान रखें। बा है, खुश है, खुशहाल में आपके हाल मूल शब्द हो गया, और खुश है वो उपसर्ग हो गया। बद है, बदहवास है, ला है, ना है, नालायक है, तो नालायक में ना उपसर्ग है, लायक मूल शब्द हो गया। हर है, और हमजोली, हम वतन, हमराज, हम सफर। ये हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार होते हैं, ये अभ्यास प्रश्न है, आप इनको अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2000 आया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से, जिससे कि आप परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर सको। अब देखो अगला अपना टॉपिक है प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के
पीछे लग करके उसमें परिवर्तन कर देते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर या पीछे, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ देखो अपने मिल प्लस आवट है, तो मिल मूल शब्द हो गया और आवट प्रत्यय हो गया। पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू आकू। झूल प्लस आ, तो झूला में आ उपसर्ग प्रत्यय है, सॉरी। प्रत्यय के भेद यहाँ कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, दो भेद हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु और क्रिया के अंत में लगते हैं, तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं आपके: कृतवाचक, क्रमवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। कृतवाचक जो कर्ता का बोध कराता है, जैसे पालनहार में पालन करने वाला, तो कर्ता हो गया ना। चाकनहार चाकने वाला, राखनहार रख वाला लिखने वाला, तो वाला प्रत्यय है इसमें पीछे। क्रमवाचक में जिसमें कर्म का बोध कराया जाता है, तो खिलौना है ना, जिसे खेला जाता है तो खिलौना हो गया, कर्म हो रहा है। ओना प्रत्यय है, ओढ़नी, मतनी, छलनी। पढ़ना, लिखना, रटना, ये सब कर्म है। तो करणवाचक जिसमें साधन का बोध हो, तो जैसे शोवन है, झाड़न है, पालन है, तो अन्न प्रत्यय इसमें। चटनी है, कतरनी है, सूंघनी है, और झाड़ू है, चालू है, इसमें सब में है वो आपके करणवाचक प्रत्यय का बोध हो रहा है। और ऊ प्रत्यय इसमें चालू, चाल प्लस ऊ, चालू। खांसी, धांसी है ना, फांसी, सब में ई प्रत्यय है। फांस, धांस, खांस। भाववाचक प्रत्यय जहाँ क्रिया के भाव का बोध कराता है, तो भाववाचक होता है विद्यार्थियों। अब इसमें देखो आपके आप प्रत्यय, जैसे मिलाप है ना, विलाप है, सजावट है ना, मिलावट है, लिखावट है, इन सब में आपके जो है आवट प्रत्यय है। और बनाव है, खिंचाव, तनाव, इनमें आव प्रत्यय है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो क्रियावाचक प्रत्यय भी है, जिसमें क्रिया शब्द का बोध होता है, ज्ञान होता है। या प्रत्यय आया, बोया, खाया, खा प्लस आया। ये कर प्रत्यय, तो गा कर, देख कर, पीछे लगे हुए प्रत्यय पीछे लगते हैं सब। सूखा, भूला, भूखा, इनमें आ प्रत्यय है। खाता, पीता, लिखता, इसमें ता प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, तो वो तद्धित प्रत्यय। और धातु वो होती है कृत प्रत्यय होता। तो जैसे मानवता में ता प्रत्यय है ना, तो यहाँ संज्ञा बन गई ना, मानवता, भाववाचक संज्ञा बन गई। और विशेषण भी। जादूगर है, मानवता विशेषण भी है और भाववाचक संज्ञा भी है। जादूगर है, तो जादू प्लस गर है। और बाल प्लस पन है, बाल पन है, पन प्रत्यय है। लिखाई है ना, तो ये भाव है। कृत वाचक तद्धित प्रत्यय, इसके भी वही भेद हैं। तो कर्ता का बोध, तो सुनार, लुहार, कुम्हार में आर प्रत्यय है। बाजीगर, जादूगर में गर प्रत्यय है। माली, तेली में ई, बड़ी ई वाला प्रत्यय है। वाला में गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। भाववाचक तद्धित प्रत्यय में भाव का बोध कराता है, तो कड़वाहट है, मानवता है, दुर्बलता है, सुंदरता, मोटापा, ये सब देखो। पहनावा, बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी, गरीबी, तो ये भाववाचक है प्रत्यय। तो गर्मी में ई, बड़ी ई वाला प्रत्यय है। संबंधवाचक जिसमें संबंध होता है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सब संबंध है। शारीरिक शरीर से संबंध है, मानसिक मन से, दिमाग से संबंध है। कृपालु है, तो संबंध है कृपालु। श्रद्धालु, ईर्ष्यालु में आलू प्रत्यय है। रंगीला, चमकीला, भड़कीला में ईला प्रत्यय है। ये ध्यान रखना है आपको। कठिन तर में तर प्रत्यय है, उस तर में भी तर प्रत्यय है। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में गुण का बोध कराया जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ते हैं। तो गुणवान है ना, तो धनवान है, बलवान है, ये सब में वान प्रत्यय है। और ये प्रत्यय वाले ये शब्द है, राष्ट्रीय, नाटकीय, भारतीय। आ प्रत्यय वाले सूखा, रूखा, भूखा, ये आ प्रत्यय वाले। स्थान वाचक तद्धित प्रत्यय में स्थान का ज्ञान कराया जाता है, तो शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला, ये सभी स्थानों के नाम है। उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया, इसमें या प्रत्यय है। तो रूसी, चीनी, राजस्थानी में बड़ी ई का वाला प्रत्यय है। उन्नतावाचक जिसमें छोटे का बोध करने का ज्ञान हो, तो लुटिया, प्याली, नाली, बाली, चमड़ी, पकड़ी, तो इसमें अलग अलग प्रत्यय। लुटिया में या प्रत्यय है, प्याली में ई पड़िया, ई बड़ा ई प्रत्यय है। तो चमड़ी में अड़ी प्रत्यय है। ओला, खटोला, संपोला, मंझोला, इसमें ओला प्रत्यय है। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्री का बोध कराया जाता है, तो पंडिताइन है, ठकुराइन है, इसमें देखो सभी स्त्रीलिंग है, तो इसमें आइन प्रत्यय है। मालिन है, जोगिन है, कुमारिन में इन प्रत्यय है। मोरनी में नी प्रत्यय है। शेठानी में आनी प्रत्यय है। पटरानी, जेठानी, सब में। तो इस तरीके से आप ये उर्दू के भी कुछ प्रत्यय हैं, इनको भी आप याद कर सकते हैं। जैसे ले, शीतल में ले प्रत्यय है। हर वाले, मनोहर, नेर,
और एल में गुशेल में एल पड़ती है, बिगड़ेल में एल पड़ती है, रखेल में भी एल पड़ती है। उर्दू के पड़ती है कौन से हैं? देखो ये आपके गर है, घी है, ची है, दार है। तो ताजगी में आपसे पूछ लिया जाए कौन सा पड़ती है तो घी पड़ती है, जो उर्दू का है। गार में है, रोज़गार में गार पड़ती है। चालबाज में बाज पड़ती है। बाबरनामा में नामा पड़ती है। मंद में ज़रूरतमंद में मंद पड़ती है, ज़रूरत मूल शब्द है। तो ये मूल शब्द और पड़ती है आपको अलग अलग लिखना है परीक्षा में। गिर में आलमगीर है, आना है, कार है, ईयत है, ये सब पड़ती हैं। दान है, पीक दान है। जल्द साज में साज पड़ती है। तो एक एक चीज़ का इसको आपको ध्यान रखना है। इधर भी ये देखो कार, चर, त्रय पड़ती है। सर्वत्र में त्रय पड़ती है। दे है, जलद में दे पड़ती है। मूल शब्द बचना चाहिए पीछे। जलदी, जल प्लस दी। तो ये धर पड़ती है, दाई पड़ती है। जितने भी शब्द हैं इनको आप इस तरह से याद करें। इसके बाद में देखो अगला है अभ्यास प्रश्न है। तो ये आपके रशिया शब्द में प्रयुक्त पड़ती है, दिया हुआ है यहाँ पर, यह पड़ती है दिया हुआ है। वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर या शुरू में बोध करवाते हैं उन्हें पर्ची कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि पीछे लगते हैं, पर्ची पीछे लगता है। तो ये 2 प्रश्न थे। अब अपने आते हैं समास। तो समास सम प्लस आस 2 शब्दों से मिलके बना है, यानी बराबर, पास पास, बैठना। आस का मतलब है बैठना। अब सामान्य 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा और भी हम ऐसे देख सकते हैं। संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। ये भी है छोटा कर देना। समास का मतलब है बड़े शब्द को छोटा करना। जैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी को आप एक शब्द में बोल दो, रेलगाड़ी। इतना बड़ा बोलने की कहाँ जरूरत है? रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी बोलेगी तो भी वही अर्थ होगा। वह जिसका उधर लंबा है, ऐसे नहीं बोल के इतना ही बोलो आप लंबोदर। तो ये समास का ये जो है वो व्याकरणिक शब्द जो सब्जेक्ट है उसमें ये उसका असर होता है, प्रभाव होता है। समास के 6 भेद होते हैं। अव्यभाव, तत्पुरुष, क्रमधारी, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अव्यभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद कोई उपसर्ग या अव्यय होता है। तो ये भी ध्यान रखें। अव्यय जो खर्च नहीं हो, जो नष्ट नहीं हो। अब देखो ये है उपसर्ग लगने वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, वो सब अव्यय भाव समास आते हैं। आजीवन में जीवन तक रहने वाले, आकंठ में। तो यहाँ आ आया हुआ है, आ आया हुआ, उपसर्ग आया हुआ है। निडर में नी आया हुआ, देखो। निर्विवाद में नीर आया हुआ है। निर्विवो, निर्वोध में निर आया हुआ है। यथा कर्म यथा है। तो ये सब आपके ऐसे शब्द जो भी कर्म के अनुसार, यथा गति, गति के अनुसार यथा आया हुआ है। यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार। तो ये लिंग वचन कारक से अब ये चेंज नहीं होते हैं, बदलते नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो अगला अपना फिर समक्ष है, सम है, परोक्ष है, पर है, सेवार्थ है। तो से उपसर्ग है। ज्ञानार्थ है, ज्ञान है। लाभार्थ है, लाभ के लिए। अनुदिन, अनु है, दिन भर, भरपेट। तत्पुरुष समास, जिस समास में कर्म कारक से लेकर से अधिकरण कारक तक का लोप चिन्हों का और अलग करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तब पता चलता है। तथा द्वितीय पद प्रदान होता है इसमें, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और उसमें प्रथम पद प्रदान था। इसके कारक के 6 भेद होते हैं। कर्म कारक तत्पुरुष समास। चिड़ी मार, तो यहाँ पर देखो समास किया तो आपके को आया नहीं है, लेकिन समास विग्रह करते हैं तो आती है। परसर्ग चिन्हों का प्रयोग होता है। चिड़ी को मारने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो यहाँ पर देखो कारक चिन्ह आ रहे हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला। करण कारक में देखो हाथ से लिखित, हर्ष लिखित, रेखांकित, आंखों देखी, आंखों से देखा हुआ। संप्रदान तत्पुरुष में देखो साधन के देने के रूप में होता है। देवालय, देव के लिए आले। यज्ञशाला, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। काक बलि, काक के लिए बलि। रंगमंच, रंग के लिए मंच। अपदान जो जिससे अलग होता हो। रोग से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पद च्युत, पद से च्युत। जन्मान, जन्म से अंधा। ये सब है देखो। भाग्य से हीन, संबंध कारक में संबंध है। मातृभाषा, मातृ की भाषा। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। तो आप विग्रह करेंगे तो वो चिन्ह आपको नजर आएंगे, नहीं तो लोप हो जाएगा उनका समास में, समास करेंगे तो। अधिकरण कारक में पेपर आपको नजर आएंगे, लेकिन वो भी कब, जब विग्रह करेंगे। नरोत्तम, नरों में उत्तम है। युद्धरत, युद्ध में रत। ग्रह में प्रवेश, आत्म पर निर्भर। तो ये अल्पायु, अल्प है जो आयु। ये सभी आप इस प्रकार से इनको पढ़ सकते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष समास, इसमें विशेष्य और विशेषण होता है।
प्रथम पद विशेषण होता है, द्वितीय पद विशेषी होता है, तो एक दूसरे की विशेषता बताते हैं, और द्वितीय पद इसमें भी प्रधान होता है। तो विशेषण वो होता है जो विशेष से युक्त पद होने पर, उपमान उपमेय उपमेय पर युक्त पद होने पर, रूपक अलंकार होने पर, सु और कु उपसर्ग से बना शब्द होने पर। तो ये नीलोत्पल है, तो नीला है जो उत्पल, तो उत्पल की विशेषता बता रहा है ये नीला शब्द। तो ये विशेष्य और विशेषण, विशेषण विशेष्य होने पर विशेषण और विशेष्य के बीच में है तो शब्द लिख देना चाहिए। तो यह नील गगन है, रक्ताम्बुज है, रक्त है जो अम्बुज, काली मिर्च है, मिर्च की विशेषता काली, महान है जो सागर, सागर की विशेषता महान है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता महान बता रहा है। तो परमात्मा परमेश्वर ये सब है, आप देखो इनका ध्यान रखें। इसके अलावा ये भी शब्द हैं कमल नयन, पुंडरीकाक्ष, चंद्रवदन, चंद्रवदन, तुषार धवल, कुसुम कोमल, ये सब है। सुपुत्र है तो सु विशेषता बता रहा पुत्र की, है ना। अविशेषता कोई भी अच्छी बुरी हो सकती है, तो यहाँ कुकर्म भी है तो कु विशेषता बता कर्म की बुरा कर्म है। द्विगुण समास में कोई संख्या होती है तो उसमें संख्या का बोध होता है, तो द्विगुण समास होता है, तत्पुरुष समास। जैसे 2 गायों का समूह द्विगु, 2 गायों का समूह होता है, इसका अर्थ है 13 या 3 राहों का समूह, पंचामृत 5 अमृतों का समूह। तो यहाँ पर संख्या आ रही है, 6 ऋतु है, सप्ताह है, अटन्नी है, नवरत्न है, शताब्दी है, दशाब्दी है, दशक है, शतक है, चक्रपाणी, वीणा पाणी, ये सब कुछ आपके आ रहे हैं, चतुर्भुज है, सब में आपकी संख्या है। तो जहाँ भी संख्या हो वहाँ आप द्विगु समास कर दें, गलत वो नहीं होगा। द्वंद्व समास में देखो दोनों पद प्रधान होते हैं भाई, जैसे अपने जितने भी विलोम शब्द ऑपोजिट होते हैं तो वो सभी द्वंद्व समास होते हैं। रात दिन है, माता पिता है, पति पत्नी, दादी दादी, कृष्ण और अर्जुन, शिव केश, शिव और केशव, शिव केशव, सुरासुर, सुर और असुर, लाभ हानि, लाभ और हानि, इसमें या अथवा और आता है चे, तो वहाँ पर आप ध्यान रखें द्वंद्व समास। बहुवीर समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, दोनों पदों को छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर बहुवीर समास। जैसे लंबा है उधर जिसका वह, तो कौन, तीसरा अर्थ गणेश हो गया, चंद्रमौली, दशानन, सुग्रीव, है ना, और चक्षुश्रवा, चक्षु से श्रवण करता है जो वह सांप। तो ये आप इस तरीके से इसमें द्वंद्व समास में कर सकते हैं। फिर है मुहावरे। तो मुहावरे शब्द अरबी भाषा का शब्द है जो आप और हम सब चर्चा कर चुके हैं पहले ही। संक्षिप्त कथन होता है और मुहावरे से भाषा में एक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये मुहावरों का भी ध्यान रखें, रूढ़ि पर आधारित होते हैं। तो यहाँ देखो आप, मुहावरा वाक्य नहीं होता है, पूर्ण एक वाक्य का अंश होता है, ये ध्यान रखें हमेशा। और वाक्य प्रयोग के समय अंत में उसी मुहावरे का प्रयोग भी होता है। तो यहाँ आपको वाक्य प्रयोग भी करना आना चाहिए, अर्थ भी आना चाहिए। श्री गणेश करना, कार्य शुरू करना, अंक भरना, शनयपूर्ण मिलना, अकल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पना करते रहना, अगर मगर करना, बहाने बनाना। तो ये बहुत सारे मुहावरे हैं और परीक्षा उपयोगी, इनको आराम से याद करें। अपना सा मुँह देखते रह जाना, निराश होना, आंखें रखना, निगरानी रखना, आँख की किरकिरी, अवांछित व्यवधान, आँख लगाना, निगाह रखना, आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना, सब तरीके में आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन की सच्चाई का पता चलना, है ना। बालू की भींत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, क्योंकि बालू की भींत दीवार उठती नहीं है, तो टूट जाएगी, तो बेकार का प्रयास है। और उसका मोती होना, शीघ्र नष्ट हो जाना, क्षणभंगुर। तो ये सभी, उल्टी गंगा बहाना, एक आंख से देखना, उल्टे छुरे से मुड़ना, ठगना, ऐंठ कर चलना, गर्व करना, 8 आंसू रोना, बुरी तरह रोना, पछताना। तो आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक शोर करना, बहुत अच्छे मुहावरे हैं, इनको आप याद करें इस तरह से विद्यार्थियों। कोड में खाज होना, एक दुख के साथ दूसरे दुख होना, है ना। तो देखो ये मुहावरे, और ऐसा हम बोलते हैं तो भी ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। घोड़े बेच कर सोना, कोई आदमी ज़्यादा निश्चित हो जाए तो आप ऐसे बोल सकते हो किसी को कि भाई घोड़े बेच के कैसे सो रहे हो। तो एक अच्छा भी लगता है और भाषा ज़्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली भी बन जाती है। घास काटना, है ना, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखना, और गुरे के दिन फिरना, कमज़ोर आदमी के दिन अच्छे आना, चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना। तो आप रिश्वत नाम नहीं लेकर किसी को ऐसे बोलो कि चांदी का जूता क्यों मार रहे हो। तो कहने मतलब मुहावरे अपने भाषा को बड़ी बहुत ही शानदार प्रभावशाली बनाते हैं। छठी का दूध याद आना, छाती पर सांप लौटना, कलम तोड़ना, कलेजे पर पत्थर रखना, जूतियाँ चाटना, है ना, चापलूसी करना। तो अंग्रेज़ों की हमने पता नहीं कितने सालों तक जूतियाँ चाटी थी, तब जाके आज़ादी मिली।
छाती ठोकना, छींकते नाक कटना, छोटी बात पर चिढ़ना, चांद हथेली पर रखना, मृत्यु की परवाह नहीं करना, गांठ बांधना, गांठ पड़ना, ढिंडोरा पीटना, गंगा नहाना, ये शब्द गुदरी का लाल होना, गरीब किंतु गुणवान होना, है ना। तो ये 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, सबसे अलग राय होना, डींग हाँकना, बेकार की गप्पे लड़ाना, है ना। तो ठकुर शुरुआती बातें करना, चापलूसी करना, लकीर का फकीर होना, परंपरावादी होना, सांप सूंघना, सहम जाना, डरना। तो हवा से बातें करना, तूती बोलना, दाई से पेट छिपाना, है ना, जानकार से बात छिपाना अच्छी नहीं होती है। दूध के दांत न टूटना, अनुभवहीन होना, है ना। तो ये आप लोहा बजाना, शस्त्रों से युद्ध करना, सभी प्रकार के ये मुहावरे बहुत अच्छे हैं। इन सभी को आपको याद करना। नुक्ताचीनी करना, दोष निकालना, थैली खोलना, जी खोल कर खर्च करना, जेब ढीली करना, ये सब आपके इस प्रकार से मुहावरे। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। तो अब है लोकोक्ति। तो लोकोक्ति होती है लोगों के द्वारा कई भी बात या कथन उक्ति, है ना। तो ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है विद्यार्थियों। और मुहावरा जो है वो पूर्ण वाक्य नहीं होता है, केवल वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश। अजल घगरी छलक जाए, अल्पज्ञ व्यक्ति ज़्यादा घमंड करता है, इतराता है, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। ये देखो बहुत अच्छे दिए हुए हैं। सुंदर के शीर चमेली का तेल, यानी अनुपयुक्त वस्तुओं का साथ में मेल होना। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती। तो ये सभी तरीके से कीमती वस्तुओं की परवाह न करके तुच्छ वस्तुओं की रक्षा करना, इसका लोकोक्ति है। अशर्फियों की लूट और कोयले पर मोहर, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। अलग अलग स्वभाव वालों को भेड़ा करना, मतलब हाथ रागना, एकत्रित करना। तो ये है खग जाने खग की भाषा। मूर्ख आदमी मूर्ख ही व्यक्ति की बात समझता है। कौओं के कोसे ढीर नहीं भरते, बुरा आदमी के कहने पर अच्छा आदमी का अहित ये नहीं होता है। गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, अवसरवादी। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, है ना। तो ये सभी देखो, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये विधाता का खेल। तो ये शिक्षित होते हुए भी दुर्भाग्य से निम्न कार्य करना होता है ना। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, बहुत सारी डिग्रियाँ, अच्छी पढ़ाई की होती है, फिर भी बहुत छोटे काम करने पड़ते हैं कई बार। तो उसके लिए इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये विधाता का खेल। तो 52 तोले पाव रति, बिल्कुल ठीक और सही हिसाब। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन पवित्र होने पर घर में भी तीर्थ होता है। कोआ चला हंस की चाल, भूल गया अपनी विचार। दूसरों का अनुकरण करने से हम अपनी रीति रिवाज भूल जाते हैं। या तुरंत कार्य संपादित करना, चांद को भी ग्रहण लगता है, भले आदमियों को भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो बहुत अच्छी छोटी मुँह बड़ी बात, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये सभी आपने परीक्षा उपयोगी लोकोक्ति हैं, इनको आपको याद करना है अच्छी तरह से विद्यार्थियों। मुफ्त का चंदन घिसे मेरे नंदन, मुफ्त में मिली वस्तुओं का दुरुपयोग करना। होनहार वीरवान के होते चीखने पात। महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में नजर आ जाते हैं। 3 महीने तेरे में मृदंग बजावे डेरे में, किसी महत्व का नेवाना। हंसा थे सो उड़ी गए, कागो भये दीवान, अच्छे लोग नष्ट होना। कुतिया सोरन मिल गई, पहरा किसका दे, अपनों द्वारा ही धोखा देना, है ना। कुतिया सोरन मिल गई मतलब रखवाड़ी करे जो कोई चोर में भेड़ों मिल जाए ना, जना धोखाड़ी बात हुए बच्चे। आदमी जानिए से सोना जानिए कैसे, व्यवहार से व्यक्ति का पता चलता है। तो ये है आपके इस तरीके से। और इसके बाद देखो शेखावटी के कुछ मॉडल प्रश्न पत्र भी दिए हुए हैं, और इनको भी आप इस तरह से याद ये हैं जिनको करके अपना आप आंकलन कर सकते हैं अच्छी तरह से कि भी किस तरीके से कैसे प्रश्न आते हैं और अपनी तैयारी कितनी कहाँ तक है। खाली जगह एबेसदे सभी अच्छी तरह से आपको भरनी है परीक्षा में। विद्यार्थियों ध्यान रखना है, परीक्षा उपयोगी बातें हैं उनका काटा छांटी कम से कम करनी है। अच्छी तरह से आपको उत्तर लिखने हैं, प्रश्न संख्या जो लगाते हैं उसी का उत्तर लिखना है। 2-3 लाइनें छोड़नी है। गद्यांश पद्यांश के उत्तर आपको एक जगह लिखना है, और बिना किसी घबराहट के आपको सबसे आसान क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन को पहले करना है और कठिन को सबसे अंत में करना। ये ध्यान रखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 नंबर सबसे पहले करें, आप कौन सा भी क्वेश्चन सबसे पहले कर सकते हैं उसका उत्तर। बस आप इतना ध्यान रखें कि उसी
उत्तर वाले प्रश्न की प्रश्न संख्या आपके होनी चाहिए कॉपी में। रफ कार्य के लिए पीछे आप वाले पेज कहाँ मिलें, बचे हुए पेजों को क्रॉस कर दें, ये ध्यान रखें। रोल नंबर लिखना ना भूलें। तो सभी बातों का ध्यान रखना जिससे आपका अच्छा पेपर हो और बिना घबराहट और चिंता के आपको पेपर करना है। अपने इष्ट देव का नाम लेकर के, सरस्वती माता का नाम लेकर के आपने पेपर की शुरुआत करें, क्योंकि लेकिन सबसे ज़रूरी है मेहनत। पहले मेहनत अच्छी होनी चाहिए, तभी ये जो है वो काम आती चीज़ें। तो ये सभी प्रकार के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आपके आएंगे खंड बे में, जिसको आपको हल करना है पूरे पेपर को इस तरीके से। तो ये पेपर था पूरा। इसमें आपके निराला वाली गादल गर्जो कविता भी दे रखी है और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो विद्यार्थियों ये बातें आप ध्यान रखें। निबंध आपको एक विषय पर लिखना है, ये विषय ध्यान रखें, और निबंध इन्हीं बिंदुओं पर ही लिखना है, ये ध्यान रखें। जैसे आप ये कर रहे हैं तो इनके चारों बिंदुओं को वर्णन करना है, आपको मन से कोई बिंदु नहीं जोड़ना है। हाँ, आप भूमिका में और उपसार में कुछ लोकोक्ति या कथन आप जोड़ सकते हैं। कोई अच्छी तरह से आपको पंक्तियाँ याद हो तो उसमें लिख करके सुंदर बना सकते हैं। और बधाई पत्र और शैक्षणिक भ्रमण का बार बार आ रहा है जो लिखा हुआ है भी आपको, तो उसको भी अच्छी तरह से प्रार्थना पत्र को सही ढंग से लिखें, दिनांक वगैरह सब का ध्यान रखें। साथ ही विज्ञापन आएगा तो विज्ञापन का भी अभ्यास लगातार करें, जिससे कि अच्छा विज्ञापन आप लिख सकें। तो मिलते हैं और नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।